Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। हाँ, बिल्कुल। ये पद जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक तरह से चीफ लीगल एडवाइजर का काम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही नजरिए से देखें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। आज हमारा फोकस रहेगा एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 54 के दिए गए हिस्से पर। इसमें हम खास तौर पर एडवोकेट जनरल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मतलब आर्टिकल 165, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और क्वालिफिकेशंस क्या है, इस पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पद के कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस से। यूपीएससी मेंस के लिए इसका एनालिसिस जरूरी है। आखिर संविधान बनाने वालों ने राज्य स्तर पर एक एडवोकेट जनरल जैसे खास लीगल ऑफिसर का प्रोविजन क्यों रखा? आर्टिकल 165 के पीछे क्या सोच थी और इसका स्टेट गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और फंडामेंटल भी। देखिए, जैसे सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, आर्टिकल 76 के तहत। हाँ, ठीक वैसे ही स्टेट लेवल पर भी राज्य सरकारों को कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज पर एक एक्सपर्ट गाइडेंस की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। हाँ। अब जैसे स्टेट लॉज हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस के लीगल एस्पेक्ट्स। अच्छा। इन सब में एक हाई रैंकिंग मतलब एक ऊंचे पद वाले लॉ ऑफिसर का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। यानी एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक तरह से इन हाउस चीफ लीगल काउंसिल जैसा हो गया, जिसका प्रोविजन संविधान ने खुद किया है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इससे ये पक्का होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का हर काम कानून के दायरे में हो, रूल ऑफ लॉ फॉलो हो और उन्हें सही लीगल एडवाइस मिलती रहे समय पर। Exactly. सही। और यहीं पर आता है हमारा पहला इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। इसे बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 165 के तहत किया गया है। आर्टिकल 165, ओके। हाँ, ये आर्टिकल नंबर तो बिल्कुल याद रखना है। आर्टिकल 165(1) सीधे सीधे कहता है कि हर राज्य का गवर्नर एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का एडवोकेट जनरल अपॉइंट करेगा जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। अच्छा। और ये डेजिग्नेशन भी याद रखें, एडवोकेट जनरल राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पद राज्य की जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं कानूनी मामलों में राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल। तो इस सेगमेंट के टेकअवे समराइज कर लें प्रीलिम्स के लिए। हाँ, कर लेते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स टेकअवे इस हिस्से से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 165, ये नंबर जरूरी है। डेजिग्नेशन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर राज्य में, सेंट्रल में इसके समानांतर पद अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। और मेंस टेकअवे के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, एडवोकेट जनरल का पद क्यों जरूरी है? स्टेट गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ और एक्सपर्ट लीगल एडवाइस पक्का करने के लिए। रैशनल, राज्य स्तर पर जो कॉम्प्लेक्स लीगल मामले होते हैं उन्हें संभालने के लिए और अदालतों में राज्य का पक्ष रखने के लिए एक डेडिकेटेड हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑफिसर की जरूरत है। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इसमें गवर्नर का क्या रोल है। यूपीएससी मेंस के लिए इस पॉइंट को क्रिटिकली देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें गवर्नर राज्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं, ये राज्य स्तर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को कैसे दर्शाती है? इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? हाँ, देखिए, आर्टिकल 165(1) तो कहता है कि अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है, पर यहाँ पर जैसा आपने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल काम करता है। हम जानते हैं कि गवर्नर आमतौर पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं आर्टिकल 163 के तहत। हाँ, बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति उसी व्यक्ति की होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो रूलिंग पार्टी या कोलिशन है वो चुनती है और गवर्नर को रिकमेंड करती है। अच्छा, तो ये प्रोसेस दिखाता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। गवर्नर का रोल यहाँ पर एक फॉर्मल अपॉइंटिंग अथॉरिटी का है, जबकि असली चॉइस तो स्टेट कैबिनेट की होती है। हाँ, इससे ये भी साफ होता है कि एडवोकेट जनरल कहीं ना कहीं सरकार के कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर सरकार बदलती है या रिजाइन करती है
तो अक्सर देखा जाता है कि एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट एक तरह से पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पर हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पहलू है जो उनके कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस से जुड़ा है। हालांकि कार्यकाल के बारे में इस सोर्स में ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट सीधे आर्टिकल 165 से आता है वो ये है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट इम्प्लाइड, राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। इस अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म का एक पोटेंशियल इम्प्लीकेशन जिस पर मेंस में सवाल बन सकता है वो शायद एडवोकेट जनरल के इंडिपेंडेंस का मुद्दा हो। मतलब क्या सरकार की सलाह पर अपॉइंट होने से उनकी ये क्षमता कि वो सरकार के खिलाफ भी अनबायस्ड लीगल ओपिनियन दे सकें वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक डिबेटेबल पॉइंट जरूर है। खैर, इस सेगमेंट के टेकअवेज देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा की जाती है। प्रैक्टिकल बेसिस आमतौर पर राज्य सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। अब मेंस टेकअवे, रिफ्लेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये नियुक्ति प्रक्रिया दिखाती है कि असली एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है और गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह एक्ट करते हैं। लिंक टू गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस। एडवोकेट जनरल आम तौर पर तभी तक पद पर रहते हैं जब तक नियुक्त करने वाली सरकार का विश्वास हासिल हो, जो इस संवैधानिक पद के एक राजनीतिक पहलू को उजागर करता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस पद की गरिमा और क्रेडिबिलिटी तय करता है। यूपीएससी मेंस के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि एडवोकेट जनरल के लिए इतनी हाई क्वालिफिकेशन, मतलब हाई कोर्ट जज के बराबर की क्वालिफिकेशन क्यों रखी गई है? इसके पीछे क्या सोच थी? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। आर्टिकल 165(1) साफ कहता है कि एडवोकेट जनरल वही बन सकता है जो इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अब इतना ऊंचा बेंचमार्क रखने का कारण बिल्कुल साफ है। राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होने के नाते उनसे उम्मीद की जाती है कि उनके पास बहुत गहरी लीगल नॉलेज हो, एनालिटिकल स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो। वो राज्य सरकार को मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मामलों पर सलाह देते हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखते हैं। सही बात है। तो ऐसे में उनकी कॉम्पिटेंस और उनका स्टेचर अनक्वेश्चनेबल होना चाहिए। हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन इस स्टैंडर्ड को पक्का करती है। तो ये क्वालिफिकेशन सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ये इस ऑफिस की इंपॉर्टेंस और इसमें जो एक्सपर्टीज चाहिए उसका रिफ्लेक्शन है। अच्छा, तो ये हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस हैं क्या? हाँ, इसके लिए हमें आर्टिकल 217(2) देखना होगा, जो हाई कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशंस बताता है। वही एडवोकेट जनरल के लिए भी लागू होंगी। ये प्रीलिम्स के लिए एक क्रूशियल पॉइंट है। ओके, आर्टिकल 217(2). हाँ, क्वालिफिकेशंस हैं। 1, पहला, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो खैर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के लिए बेसिक है। हाँ, ये तो है। 2, दूसरा, he must have held a judicial office in the territory of India for at least 10 years. या फिर 3, तीसरा, he must have been an advocate of a high court या एक के बाद एक हाई कोर्ट्स में for at least 10 years. अच्छा, मतलब दूसरी या तीसरी शर्त में से कोई एक पूरी होनी चाहिए पहली वाली के साथ। बिल्कुल। या तो 10 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेसी का अनुभव। तो ये जो 10 साल का अनुभव है, चाहे जुडिशियल साइड से हो या एडवोकेसी से, ये पक्का करता है कि एडवोकेट जनरल को लीगल प्रैक्टिस और जुडिशियल प्रोसेस की गहरी समझ हो। इससे उन्हें राज्य के कानूनी मामलों को इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद मिलती होगी। प्रिसाइसली। चलो क्वालिफिकेशंस के टेकअवे समराइज करते हैं। प्रीलिम्स के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर्टिकल 217(2) से। स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर्टिकल 217(2) से। सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर्टिकल 217(2) से। और साथ में या तो ए 10 साल जुडिशियल ऑफिस में या बी 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर। ठीक है। और मेंस टेकअवे, रैशनल फॉर हाई क्वालिफिकेशन। क्यों रखी गई इतनी हाई क्वालिफिकेशन? ताकि लीगल कॉम्पिटेंस, एक्सपर्टीज और स्टेचर का उच्चतम स्तर सुनिश्चित हो सके, जो राज्य सरकार को सलाह देने और अदालतों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जरूरी है। सिग्निफिकेंस, ये एडवोकेट जनरल के ऑफिस को सीधे हायर जुडिशरी से अपेक्षित स्टैंडर्ड से जोड़ता है, जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। अब तक हमने आर्टिकल 165, अपॉइंटमेंट प्रोसेस और क्वालिफिकेशंस पर बात की। ये वो चीजें हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल यानी लक्ष्मीकांत चैप्टर 54 के इस स्पेसिफिक एक्सर्प्ट में कवर की गई हैं।
लेकिन एक बात यहां साफ करना जरूरी है ताकि लिसनर्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा आज का डिस्कशन स्ट्रिक्टली एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 54 के दिए गए अंश पर ही आधारित है। इस हिस्से में मुख्य रूप से आर्टिकल 165, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस का ही जिक्र मिलता है। एडवोकेट जनरल के जो दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जैसे उनके स्पेसिफिक फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या हैं, जो आर्टिकल 165(2) में मोटे तौर पर बताया गया है कि गवर्नर द्वारा असाइन किए जाएंगे, उनके राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, जैसे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार आर्टिकल 177 के तहत, जो अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल 88 वाले अधिकार जैसा है। अच्छा, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे क्या वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 165(3) कहता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और रिमूवल प्रोसीजर, इन सब का डिटेल्ड ब्यौरा इस स्पेसिफिक सोर्स एक्सर्प्ट में नहीं है। करेक्ट। तो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिसनर्स को इन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे रेलेवेंट आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 177 या आर्टिकल 194 जो प्रिविलेजेस से जुड़ा है और दूसरे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को भी देखना होगा। हमारा स्कोप आज के लिए इस सोर्स मटेरियल तक ही सीमित था। हाँ। लेकिन जो हमने डिस्कस किया है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फाउंडेशनल है, मतलब बुनियाद है। बिल्कुल। तो अब हम पूरी डिस्कशन के कंसोलिडेटेड टेकअवेज देख लेते हैं। पहले प्रीलिम्स के लिए सारे की फैक्ट्स एक साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 165, डेजिग्नेशन राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर, बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस या तो 10 साल जुडिशियल ऑफिस या 10 साल एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। शानदार। और मीन्स के लिए की एनालिटिकल पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, यह पद रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने और राज्य सरकार को एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देने के लिए जरूरी है। अपॉइंटमेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, नियुक्ति प्रक्रिया राज्य स्तरीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को दर्शाती है और एजी का कार्यकाल सरकार के विश्वास से जुड़ा होता है। हाई क्वालिफिकेशंस रैशनल, हाईकोर्ट जज स्तर की योग्यता की जरूरत इस पद के महत्व, विशेषज्ञता और स्टैचर को रेखांकित करती है। सोर्स लिमिटेशन अवेयरनेस, ये याद रखना है कि आर्टिकल 165 बेस है, लेकिन फंक्शंस, राइट्स, टर्म, रिमूवल की पूरी जानकारी के लिए इस सोर्स एक्सट्रैक्ट से आगे देखना होगा। बहुत बढ़िया समरी। तो ये थी राज्य के महाधिवक्ता के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस पर हमारी चर्चा, जो एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 54 के दिए गए अंश पर आधारित थी। ये तो साफ है कि यह पद राज्य के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक बहुत ही पिविटल, मतलब केंद्रीय भूमिका निभाता है। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक विचार सोचने के लिए, जब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और उनका पद पर बने रहना, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जो असल में राज्य सरकार का प्लेजर होता है, इतना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, तो क्या संविधान में उनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, मतलब निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सेफगार्ड्स हैं? इस व्यवस्था का उनकी फंक्शनिंग पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक वाकई क्रिटिकल एंगल है जिस पर सोचा लाना चाहिए। हाँ। इस सवाल के साथ हम आज का एनालिसिस समाप्त करते हैं। अगले डीप डाइव तक पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.